ये है अजय और यह एक कपड़े के व्यापारी हैं। इन्होंने 1 अप्रैल 2020 को जब व्यापार शुरू किया तो 10 लाख रुपए का माल परचेस किया और 15/4/2020 को 2 लाख रुपए का सेल किया, जिसके सेलिंग एक्सपेंसेस हुए 2000 रुपए। इसके बाद इन्होंने 8 अक्टूबर 2020 को 10 लाख रुपए का माल सेल किया और इसके भी सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए हुए। अब इनके पास ईयर एंडिंग में 31 मार्च 2021 को 3 लाख रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। अब मिस्टर अजय अपने बिजनेस में उन्हें पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ यह जानना चाहते हैं, तो वह कुछ अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उन्होंने कौन से किए हैं। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन से मतलब है फ्रेंड्स ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसको अपन मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हों, ऐसे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपन ने परचेस किया है उसमें भी मनी इन्वॉल्व है, सेल किया वहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व है, सेलिंग एक्सपेंसेस में भी मनी इन्वॉल्व है, इसके अलावा स्टॉक में भी मनी इन्वॉल्व है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं वो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं। एंड फ्रेंड्स जो परचेस सेल एंड एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, और इनका जो रिजल्ट निकल के आया है वो है स्टॉक एंड प्रॉफिट, वो इवेंट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कौन से ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्शन बोलते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टर अजय ने यह तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ट्रांजैक्शंस हैं फाइनेंशियल नेचर के। अब वह सेकंड स्टेप पर जाते हैं जहाँ पर वह इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। जिस बुक में रिकॉर्डिंग की जाती है एट द पॉइंट जब ट्रांजैक्शन होते हैं उस बुक को जनरल बुक कहा जाता है, और उसमें किस तरह से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं वह हम देखते हैं। फ्रेंड्स जनरल में तो मिक्स ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे परचेस सेल एक्सपेंसेस वगैरह सबके मिक्स ट्रांजैक्शन कर देंगे, लेकिन इसके बाद इस जनरल को कुछ सब्सिडरी बुक्स में कन्वर्ट किया जाता है। सब्सिडरी बुक्स में परचेस बुक्स अलग होती है, सेल्स बुक्स अलग होती है और कैश बुक अलग से होती है। फ्रेंड्स सबसे पहले अजय ने 1 अप्रैल को परचेस किया है, तो वह जो जनरल बुक में एंट्री करेगा वो इस तरह करेगा कि परचेस अकाउंट को डेबिट करेगा 10 लाख रुपए से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा। वह ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे हमने परचेस किया तो हमारे बिजनेस में परचेस के रूप में माल आया है, तो इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, और परचेस जब हमने किया है तो कैश पेमेंट हमने किया है, तो इसलिए हमने कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया है। तो यहाँ पर एक रूल है अकाउंटिंग का जिसमें बताया है कि जो चीज़ बिजनेस में आती है उसे डेबिट करते हैं और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट। उसके बाद अजय ने 15 अप्रैल को 2 लाख रुपए का सेल किया है। तो सेल जब किया होगा तो अजय के बिजनेस में सेल करने के बाद कैश आया होगा, तो कैश उसके बिजनेस में आया है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और सेल के रूप में माल गया है इसलिए सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसलिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ से और सेल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपीज़ से। फ्रेंड्स अब अजय ने थर्ड ट्रांजैक्शन में जो सेल किया है उसमें उसके 2000 रुपये एक्सपेंसेस हुए, जो कि 15/4 को ही हुए हैं, इसलिए एक्सपेंसेस हुए हैं। तो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में एक तरह का खर्चा है, तो इसलिए यहाँ पर रूल है कि कोई भी खर्चा होता है तो उसको डेबिट किया जाता है,
और वो खर्चा हमने कैश के रूप में पेमेंट करके किए हैं, इसलिए कैश अकाउंट को इसमें क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ से और कैश अकाउंट क्रेडिट 2000 रुपीज़ से। अब फ्रेंड्स 8/10 को फिर से सेल किया 10 लाख रुपीज़ का, तो एंट्री सेल की जो होती है वही होगी कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़ से एंड सेल अकाउंट क्रेडिट 10 लाख रुपीज़ से। इसके बाद फ्रेंड्स इससे जुड़े एक्सपेंसेस हुए, तो एक्सपेंसेस की एंट्री वही होगी एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 रुपीज़ से डेबिट, कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट। फ्रेंड्स अब मिस्टर अजय जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में एक पीरियड में कितना परचेस हुआ है या कितना सेल हुआ है या उसने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने किए हैं और नॉर्मली एक्सपेंसेस कितने किए हैं, उसके बिजनेस में कितना कैश अवेलेबल है। तो इसके लिए वह सब्सिडरी बुक्स बनाएगा। सब्सिडरी बुक्स में परचेस बुक में ओनली परचेस के ट्रांजेक्शन किए जाएंगे और परचेस बुक का हमेशा बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। सेल बुक में हमेशा सेल के ट्रांजेक्शन किए जाएंगे और सेल बुक का हमेशा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके अदरवाइज कैश बुक में कैश के ही ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। कैश बुक का बैलेंस भी हमेशा डेबिट होता है, नेगेटिव कैश नहीं जाता है। इसी तरह मिस्टर अजय ने भी परचेस बुक में परचेस की एंट्री की, सेल बुक में सेल की एंट्री की और कैश बुक में कैश की एंट्री की। इस तरह उनको पता चला कि उनके बिजनेस में टोटल जो परचेस है वो 10 लाख रुपीज़ का हुआ है, टोटल जो सेल है वो 12 लाख रुपीज़ का हुआ है और इसके अदरवाइज इनके बिजनेस में जो कैश है वह 1,88,000 रुपीज़ का अवेलेबल कैश है। फ्रेंड मिस्टर अजय ने सब्सिडरी बुक्स तो तैयार कर ली। अब सब्सिडरी बुक्स के बाद उनको सभी के लेज़र बनाने होंगे, सारी ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करना होगा ताकि ईयर एंडिंग में उनको पता चल सके कि परचेस अकाउंट का बैलेंस क्या है, सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या है, इसके अलावा एक्सपेंसेस कितने हुए हैं उनके बिजनेस में, कैश कितना अवेलेबल है। फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन थर्ड स्टेप होता है अकाउंटिंग का और जो लेज़र बुक होती है वो कुछ इस तरह होती है। इसमें 2 कॉलम होते हैं, डेबिट का कॉलम अलग होता है, क्रेडिट का कॉलम अलग होता है। परचेस अकाउंट हम जानते हैं कि डेबिट होता है, तो इसकी डेबिट कॉलम में 10 लाख रुपए टू कैश करके लिखेंगे। सेल अकाउंट भी हम जानते हैं कि क्रेडिट होता है, तो इसके क्रेडिट साइड में जाकर बाय कैश अकाउंट करके एंट्री करेंगे। इसके अदरवाइज एक्सपेंसेस अकाउंट यहाँ पर हमने देखा है कि डेबिट हुआ है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर टू कैश की एंट्री कर अमाउंट लिखेंगे और कैश अकाउंट में तो दोनों साइड ही एंट्री होगी। जहाँ पर कैश अकाउंट जनरल में डेबिट हुआ है वहाँ डेबिट साइड एंट्री होगी और जहाँ पर जनरल में क्रेडिट हुआ है कैश अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। फ्रेंड्स लेज़र बुक में इसी तरह एंट्री होती है। जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उस लेज़र में डेबिट साइड एंट्री करते हैं और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर एंट्री करते हैं। कहने का मतलब है जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट साइड में जाएंगे और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसकी लेज़र बुक में क्रेडिट साइड में जाकर एंट्री पोस्ट करेंगे और उसके अपोजिट वाले अकाउंट्स को वहाँ पर लिखेंगे और जो अमाउंट है वह जो एंट्री में ली है वही अमाउंट लेंगे। इस तरह जो इसका बैलेंस निकल कर आता है उस बैलेंस से हम समरी तैयार करते हैं जो कि 4th, 5th और 6th स्टेप में हमें काम आती है। इन्हीं बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह होता है। ट्रायल बैलेंस में परचेस आता है डेबिट साइड, सेल आता है क्रेडिट साइड, स्टॉक आता है क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस आते हैं डेबिट साइड। इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बैलेंस शीट में जो हमारा प्रॉफिट है वह कैपिटल होता है जो कि लायबिलिटी साइड आता है
बैलेंस शीट में। और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वह असेट होता है, हमारी करंट असेट। और जो हमारे पास कैश अवेलेबल है वो भी हमारी करंट असेट होती है, जो कि असेट साइज आती है। इस तरह बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए दोनों साइड का। अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल मैच नहीं हो रहा है तो हमारी कहीं पर गलती हुई है अकाउंटिंग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टर अजय को अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता चल गया है, जो कि 4,88,000 हुआ है, जिसमें से उनके पास 1,88,000 कैश में अवेलेबल है और 3 लाख का जो है वह स्टॉक के रूप में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यह तो थी अजय की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अब आपको भी यह समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है और अकाउंटिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। जब तक हमें अकाउंटिंग आएगी नहीं तो हम अकाउंटिंग करेंगे कैसे। और अकाउंटिंग सीखने के लिए हमें अकाउंटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि हम अब समझ चुके हैं कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मीनिंग है, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग events and transactions of financial nature, recording them in general, classifying in their respective ledgers, summarizing them in profit and loss account and balance sheet, and communicating the result to the users of such information, that is owners, government, creditors, investors, etc. अकाउंटिंग एक प्रोसेस को बोल सकते हैं जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है उनकी, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद उन्हें एनालाइज किया जाता है, उसके बाद समराइज़ किया जाता है, उसके बाद उनका कम्युनिकेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो यूज़फुल रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छी कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।